नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज का सवाल कि दुनिया क्या एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला इतिहास लिख सकता है या पूरी तरीके से दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बेहद सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो दुनिया पहले से कहीं बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। यानी या तो शांति का नया अध्याय लिखा जाएगा या फिर मिसाइलों और गोलियों की गूंज पूरी दुनिया सुन सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, टर्की, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों के नेताओं से बातचीत के बाद ट्रंप ने अब्राहम समझौतों में शामिल होने की भी खुली अपील की है। अब ट्रंप का दावा है कि जो देश पहले से समझौते का हिस्सा है उन्हें आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा फायदा मिला है और अब वो चाहते हैं कि मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया समीकरण बने जहां दुश्मनी की जगह डिप्लोमेसी ले। लेकिन सवाल कई है, क्या ईरान के पहल पर भरोसा करेगा? क्या मुस्लिम देश एकजुट होकर ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पहल दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचा पाएगी? आज इसी पर बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम पर सबसे बड़ी चर्चा हम करेंगे। बताएंगे आपको कि ट्रंप की इस रणनीति के पीछे असली मकसद क्या है और क्यों पूरी दुनिया की नजरें अब मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, यूएस ईरान सीज़फायर के बीच अब बहुत बड़ी खबर। हॉर्मुज के पास ईरान के बंदर अब्बास में धमाके। बंदर अब्बास के सीरिका और जास्क कस्बों में धमाके की खबर सामने आई है। हॉर्मुज के पास बताया जा रहा है बंदर अब्बास, जहां सिरिक और जास्क कस्बों में ये धमाके सुने गए हैं। इसको लेकर क्या तस्वीर है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? एक तरफ तो बात सीज़फायर, एक तरफ तो बात मसले को हल करने की, शांति वार्ता कतर में, और इन तमाम तस्वीरों के बीच हॉर्मुज के पास ईरान के बंदर अब्बास में धमाके होना ये अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े करती है। धमकी का नया दौर भी शुरू हो चुका है मिडिल ईस्ट में। प्रश्न यही कि क्या इस चर्चा से, इस बातचीत से अब मसले का हल निकल सकता है। हॉर्मुज के पास है बंदर अब्बास और इस पोर्ट पर धमाके की आवाज सुनने को मिली है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कमांडर भूषण दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है। करोड़ी सर विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले करोड़ी सर, आप ही से प्रश्न है मेरा, ये बंदर अब्बास पर जो धमाके हुए हैं इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो ये बताइएगा, उसके बाद डील पर जो बातचीत चल रही है उस पर भी आपसे जानेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये इजराइल ये चाहता है कि डील की बात आगे नहीं बढ़े, और इसी के लिए तो पहले अपने चैनल पे भी आया होगा, और मैं भी बहुत दिनों से कह रहा था कि ट्रंप में और नेतन्याहू में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब उनमें हॉट डायलॉग हुआ उसके बाद वो बिल्कुल स्पष्ट हो गए। दोनों के आपस में जो फोन पे लंबी बातचीत हुई, तो उसके बाद नेतन्याहू ने ये कहा कि आप तो चले जाओगे, मेरा क्या होगा? तो इजराइल ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इस डील की बातचीत है उसको डिरेल किया जाए। ये पिछली साल जून में भी किया और फिर इस साल फरवरी में भी जिस तरीके से डील फाइनल स्टेज पे जा रहा था उसको डिरेल किया। इसका ट्रंप साहब ने एक अल्टरनेटिव उनको दिया। उनका आपका क्या होगा, तो वो अब्राहम अकॉर्ड्स की बात वो ले आए हैं इजराइल को अश्योरेंस देने के लिए। क्योंकि मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स की बात ट्रंप साहब क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा डील।
और कॉम्प्लिकेटेड हो इतना होगा कि उसमें पैलेस्टाइन का इश्यू आएगा, उसमें गाजा का इश्यू आएगा। क्योंकि जब आप अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करते हैं तो टोटल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पूरे टोटलिटी में देखना पड़ेगा और उसमें डील होने की कोई संभावना नहीं है। तो हो सकता है कि जो ये इस तरह के हुए हैं ये कोई न कोई इजराइल का एक फॉल्स फ्लैग या कोई कोवर्ट ऑपरेशन हो, क्योंकि मोसाद के एजेंट तो अभी भी हैं, केवल ईरान में नहीं है, मिडिल ईस्ट के सब देशों में है और यूएई में तो मेरे ख्याल से इस समय बहुत ज्यादा होंगे, कतर और यूएई में तो बातचीत तो चल रही है, लेकिन इसकी में आगे बढ़ेगी मुझे संभावना नहीं लग रही है। क्योंकि ट्रंप साहब जो बातचीत कहते हैं वो अपने पॉइंट देते हैं, पॉइंट के साथ धमकी भी अटैच कर देते हैं कि नहीं करोगे तो हम वार करेंगे। लेकिन वार का जो ऑप्शन है उसको ट्रंप साहब जब अपने बच्चे की शादी में नहीं जाके और वहां व्हाइट हाउस में मंथन हुआ उस समय उन्होंने वार के ऑप्शन पे सीरियसली मंथन किया और एक जो वेनेजुएला में ऑपरेशन किया था वैसा ऑपरेशन करके जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लिफ्ट करने के बारे में सोचा, अच्छी तरह से मंथन किया। उसमें मिलिट्री के लोग भी थे, जनरल्स भी थे, जनरल्स थोड़ा अश्योरेंस दे रहे थे, लेकिन कुल मिला के उसमें यह हुआ कि वहां जो हिली रीजन है उसमें हम उतार तो देंगे लेकिन उसको फिर डिटेक्ट करना, उसको लेना और फिर वापस उड़ना, क्योंकि वहां कोई हवाई पट्टी नहीं है आसपास, हवाई पट्टी बनाना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जो रिस्क असेसमेंट हुआ उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जैसे ट्रंप साहब बार बार कह रहे थे ना कि मैं बर्बाद कर दूंगा, तो वो जो वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन वो करना चाहते थे वो वायबल नहीं माना। तो उनके सामने यही रहा कि अब समझौता करें, समझौते की तरफ आगे बढ़े तो इजराइल नाराज हो गया, उनके आपस में डिफरेंसेस हो गए और इसलिए वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स का मुद्दा लाए हैं इससे समझौता और अधिक मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह का ईरान का एटीट्यूड है शुरू से कंसिस्टेंट है, ईरान कहता है कि अगर बातचीत करोगे हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जंग करोगे हम जंग के लिए तैयार हैं। होर्मुज को उन्होंने कहा कि हम खोल देंगे, लेकिन जो फरवरी में पोजीशन थी उस पुरानी पोजीशन में ये नहीं जाएगा। आप चाहे वो ठीक है, एक बड़ी खबर इसी को लेकर करोड़ी सर प्लीज आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। बंदर अब्बास में धमाके को लेकर के एक और खबर है, जहां बंदर अब्बास में धमाके नहीं फायरिंग हुई है। कतर मीडिया ये जानकारी इस वक्त दे रही है, आईआरजीसी ने समुद्री जहाज पर फायरिंग की है। कतर मीडिया के हवाले से खबर, जवाबी कार्रवाई में कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर इस बीच सामने आई है। अब ये जो बड़ा दावा सामने आया है, इस दावे की बुनियाद क्या है? करोड़ी सर, ये कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में ये हमले हुए हैं, ये कोई धमाका नहीं है, फायरिंग की घटना है। देखिए ये भी हो सकता है आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कहीं न कहीं इजरायली कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ईरान है वो हमेशा रिटालिएटरी एक्शन लेता है, एग्रेसर के रूप में ईरान सामने नहीं आता है और न अभी तक आया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई किसी जहाज पे फायर किया हो, उसके रिटालिएशन में हुआ होगा। अब डिटेल दीवान सर, इसी पर मैं दीवान सर से प्रश्न करना चाहती हूँ। दीवान सर, बात कतर की करें तो कतर में इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जो अभी तक मध्यस्थता कर रहे थे उन्हें फायदा मिला है, जो साथ में थे उन्हें फायदा मिला। अब एक बार फिर से दरख्वास्त की है कि मिडिल ईस्ट के, पश्चिम एशिया के वो तमाम कंट्रीज सामने आए जो आगे मध्यस्थता के लिए नया रास्ता बनाए। अब कतर की मीटिंग पर कितना भरोसा? मुझसे पूछ रही हैं रितु जी? जी जी जी। नहीं, देखिए मेरी समझ में ये पीस डील धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही है, पर समय समय पे ट्रंप साहब इसमें इस पीस डील की कश्ती को डगमगा देते हैं। अभी अब्राहम अकॉर्ड की बात लेके आ गए हैं। अब अब्राहम अकॉर्ड में तो आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी उसमें शामिल किया है। अभी तो दो ही कंट्री हैं, मोरक्को सुदान तो अफ्रीका में बैठी हैं, उनको छोड़ के यूएई और एक और कंट्री है, बाकी सऊदी करना नहीं चाह। सऊदी ने कहा है हाँ हम साइन करेंगे अब अकॉर्ड जब ये पहले तो पैलेस्टीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और कुवैत तो टोटली अगेंस्ट है। हाँ, बहरीन और यूएई है मेंबर अभी। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे हैं ट्रंप साहब ईरान को बनना चाहिए, वो तो रिकमेंडेशन टाइप दे रहे हैं। तो ये
मुझे कभी कभी लगता है कि ट्रम्प साहब सीरियस नहीं है। ये मेरा ख्याल है क्या कर रहे हैं, जैसे आपकी न्यूज से कनेक्ट किया जाए कि दो जो स्पीड बोट्स हैं आईआरजीसी की, उनको डुबा दिया है अमेरिका ने। तो वो मिनिमल प्रेजेंस नेवी का रख के और इसको लंबा खींचते जाएंगे ताकि वो खुद फंसी ना रहे उनकी वहाँ पे नेवी हॉर्मुज में, पर्शियन गल्फ में। और बंदर अब्बास के बाद जो फायरिंग की है, इसके दो बोट्स को डुबाने के अलावा न्यूज ये भी है रितु जी कि वो जो एंटी शिप मिसाइल बैटरी है, एंटी सैम्स सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी है, उसको भी तबाह किया है यूएस नेवी ने। तो ये तो बहुत बड़ा हादसा नहीं है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड कभी कभी हो सकता है ऐसा, क्योंकि माइनलिंग कर रहे थे ना ईरान, तो माइनलिंग कर रहा था ईरान की बोट्स। तो सवाल ये है कि ये तो टटोलने, अंधेरे कमरे में लोग घूम रहे हैं, टटोल रहे हैं रास्ता, शायद रास्ता निकल जाए। पर मुझे तो इन बातों में ये भी लग रहा है कि ईरान को स्टेटमेंट दे नहीं रहा है। तो ऐसा लगता है ईरान पूरी थक चुका है। और ट्रम्प साहब तो बिल्कुल, उनका तो टेम्पो हाई है और ये कोई काम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल करोड़ी जी कह रहे हैं कि जो इसराइल तो बिल्कुल चाहता नहीं है बात बढ़ती रहे, युद्ध चलता रहे। इसलिए ये कहाँ तक ये डील हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शक नजर आ रहा है मुझे। तो ये तो हालांकि मिलिट्री तो हार चुका है अमेरिका, पर एक्टिव ईरान से उनकी तो उसका जखीरा खत्म हो गया। कल भी बात आप प्रोग्राम में कर रहे थे। पर फिर भी मुझे लगता है ये मामला सुलगता रहेगा, ये बुझेगा नहीं रितु जी। ठीक है दीवान सर, एक बड़ी खबर और ईरान के बंदर अब्बास को लेकर के ही, जहां यूएस इजराइल का ऑपरेशन सामने आया। आईआरजीसी के खिलाफ अमेरिका इजराइल का बड़ा एक्शन। यूएस इजराइल की कार्रवाई में 4 ईरानी सैनिक मारे गए हैं। नेवल माइन बिछाने वाली 2 स्पीड बोट पर हमला भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईआरजीसी के खिलाफ अमेरिका इजराइल का बड़ा एक्शन, अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। नेवल माइन बिछाने वाली 2 स्पीड बोट्स पर अटैक किया गया है। यूके देवनाथ सर, इन तरीके की स्पीड बोट्स पर हमला करना ये रणनीति का पार्ट है या सिर्फ डर दिखाने की कोशिश? हाँ रितु जी, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में फिलहाल सीजफायर है। वो तो इस सीजफायर को 60 दिन और बढ़ाने की बात कर रहे थे कल तक। अब हो ये रहा है कि इनकी अपनी समझ है कि जब तक वो ईरान की मेन लैंड, मुख्य भूमि यानी तेहरान के आसपास बॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सीजफायर चल रहा है। तो ये मिनिमल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने क्या किया, एक सीमित परिधि में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास बंदर अब्बास है, वो पास में ही एक और बंदरगाह है चबाहार। उसके उत्तर में जो पहाड़ी है रेंजेस हैं, जोग्रेब माउंटेन रेंज, वहां पे सुरंगें बना बनाकर आईआरजीसी ने अपना जो नेवल विंग है उनकी सरफेस, उन सुरंगों के अंदर लॉन्चर लगाए हुए हैं, जिससे कि जमीन से फायर करते हुए एंटी शिप मिसाइल। तो ये एंटी शिप मिसाइल छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी रेंज वाली है, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वाली। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे हम जानते हैं 34 किलोमीटर चौड़ी है, तो काफी है, 60 किलोमीटर का रेंज काफी है। तो वो क्या करते हैं कि इनको आईआरजीसी इनको वहां पे तैनात करके फायर करती है जरूरत के मुताबिक। अगर कोई अमेरिकन शिप जा रहा है, इजरायली शिप जा रहा है, या दुनिया का ऐसा कोई देश जा रहा है जो कि ईरान का मित्र नहीं है, भारत के जहाजों पर नहीं, हमला प्लान किस तरफ से है? अमेरिका की तरफ से? हाँ, ये कंबाइंड फोर्स है, इजराइल भी एक्टिवली काम कर रहा? हाँ, इस फोर्स के बारे में अभी तक इजराइल से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अमेरिका से उनकी जो मीडिया से रिपोर्ट आ रही है कि ये हमला अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका की नेवी ने मिलकर किया है। और इस हमले में उनका टारगेट बहुत ही सीमित थे। जो स्पीड बोट्स, देखिए ईरान की नेवी में अब बड़े बड़े शिप्स खत्म हो गए हैं, कोई फ्रिगेट नहीं बचे, कोई मिसाइल बोट्स नहीं बचे। तो बचे क्या है उनके पास, छोटे छोटे स्पीड बोट्स हैं। हम टूरिस्ट स्पॉट जाते हैं ना, गोवा, बॉम्बे, तो देखते हैं वहां पर हाई पावर ओवी मोटर लगा के घूमते रहते हैं। सेम चीज नैनीताल में आप जाएंगे, सेम चीज आपको नैनीताल लेक में मिल जाएगी, हाई पावर्ड बोट, ओवी बोट लगा के आपको टूरिस्ट। तो ये इस पे ईरान बड़ी बड़ी नहीं, फिर तो ये कोवर्ट हो गया ना, कोवर्ट ऑपरेशन हो गया एक तरह से। हाँ देखिए, जब भी हमला करते हैं तो एयरफोर्सेस में, चाहे किसी भी देश की एयरफोर्स में, हमला करने से पहले कभी ऐलान नहीं किया जाता, क्योंकि ऐलान करने पर दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइल जो ऑलरेडी अलर्ट मोड पे हैं, वो सुपर अलर्ट मोड पे आ जाएंगी, फायरिंग मोड पर आ जाएंगी। तो चुपचाप हमला करते हैं।
अब हमला करने के बाद अमेरिका फिर से दावा करेगा, और अमेरिकन बयान आ भी गया है कि हमने सेल्फ डिफेंस में ये फायरिंग की है। यानी जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिकन एसेट्स पर फायर करता है तो हम सेल्फ डिफेंस में, वो इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये हमले किए हैं। तो अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली वो इसको सीज फायर का उल्लंघन नहीं मान रहे हैं। जी इसी पर करोड़ी सर ये बताइएगा कि अगर कतर चाहे तो कैसे गेम प्लान अभी अमेरिका का या इजराइल का बिगाड़ सकता है या सुधार सकता है, दोनों ही चीजें? देखिए, कतर बहुत से मामलों में अफगानिस्तान को लेके और बहुत से मामलों में मीडिएटर के रूप में रहा है, और सामान्यतः उसको ऑनेस्ट मीडिएटर है। वो हमास और इजराइल में भी मीडिएटर के रूप में काम कर चुका है, तो मीडिएशन का एक्सपीरियंस तो उनका है। और निश्चित रूप से कतर का इंटेंशन तो यही होगा कि शांति की स्थापना हो। लेकिन हमास के साथ भी जब बातचीत चल रही थी और हमास के नेता वहां आए हुए थे कतर में, तो पहले इजराइल ने उस समय हमला किया था, क्योंकि बातचीत जो करने वाले होते हैं उन पे नॉर्मली हमला नहीं होता है। तो इजराइल इस मामले में कितना सीरियस होगा वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है इसमें ईरान सीरियस है, लेकिन अभी डील बहुत दूर है, जैसा सर ने भी कहा, हमारे दीवान सर ने भी, क्योंकि अभी ईरान डील का नाम नहीं ले रहा। ईरान कह रहा है एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की डील की तरफ कैसे बढ़ा जाए। अभी तो बातचीत है कि हम कैसे बातचीत के लिए आगे बढ़े, बातचीत पे बातचीत हो रही है। तो अभी मुझे लगता नहीं कि डील कोई इमीडिएटली होगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वहां फायरिंग हुआ, फायरिंग ईरान की जो पर्शियन गल्फ स्टेट का अथॉरिटी बनी है उसने एक मैप जारी कर दिया है, उसमें होर्मुज स्टेट और उसके आसपास का एरिया जहां ईरान का इन्फ्लुएंस है, ईरान अपना मान के चलता है। तो निश्चित रूप से अमेरिकन ने, जाजू ने उस टेरिटरी को जिसमें अपना इन्फ्लुएंस का, अपने कंट्रोल का क्षेत्र मानता है, वहां इंट्रूड किया होगा और ईरान ने फायर किया होगा। अदरवाइज ईरान एग्रेसर के रूप में कोई फायर नहीं करेगा। अब आगे क्या हो सकता है, कतर निश्चित रूप से, क्योंकि ईरान ने अपना डेलीगेशन भेजा है, वो बहुत सीनियर लोगों को भेजा है, गालिबाफ को भी भेजा है, तो इस तरह का जो वही लगभग वैसा ही डेलीगेशन है जो पाकिस्तान में भेजा था। लेकिन अब आगे कतर कितना मीडिएट कर पाता है और अमेरिका को कितना, यही तो प्रश्न है कि हो पाता है नहीं हो पाता है। दीवान सर, कितना सीरियस लग रहा है ये इस दफा, पाकिस्तान से ज्यादा या उससे थोड़ा सा और ज्यादा नरम? आप जो कतार में बातें चल रही हैं उसके बारे में? जी जी। हाँ, नहीं, ये तो पाकिस्तान से ज्यादा सीरियस है। इसमें अमेरिका भी कमिटेड है इसको आगे ले जाने के लिए, तभी वो कतार में हो रहा है। कतार का जैसे बिल्कुल, वो कतार तो हेल्प किया है पहले भी, 28 फरवरी के पहले भी अच्छा रोल प्ले कर रहा था, पिछले साल भी अच्छा रोल प्ले कर रहा था। मामला सीरियस है, पर बीच बीच में बार्गेनिंग पॉइंट से नई नई कंडीशन डाली जा रही हैं। एक और भी कंडीशन डाली गई शायद आपने, जो न्यूक्लियर जो है वो ईरान तो कहता है हम थर्ड कंट्री को दे देंगे, कल भी बात हो रही थी आपके साथ प्रोग्राम में, और वो अभी अमेरिका कहता नहीं, हमारे सामने अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन आप इस एनरिच यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करेंगे। एक नई कंडीशन डाली गई है। तो इस टाइप से ये बार्गेनिंग पॉइंट के हिसाब से बातें चल रही हैं, ताकि एंड में जो निकलती है चीज उसमें हमारा हाथ किसका ऊपर है, ईरान का फायदा किसको, विन विन किसका हो। तो इसलिए बातें हो रही है। और दूसरा मैं क्लैरिफाई कर दूं, थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने की है, ये जो है मिसाइल बोट, जो स्पीड बोट्स हैं, हाँ। इंडिया के पास भी ये स्पीड बोट्स जो हमने 71 वॉर में जब मैं था, हमने वो फाइट की, यूज किए हैं, वो सेम दीवान क्लास। सर, आपने जो जानकारी दी है एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक बड़ी खबर, उसके बाद प्लीज सर कंप्लीट कीजिएगा इस जरा। एक बड़ी खबर ये कि डील की चर्चा के बीच ईरान को ट्रंप ने बड़ी धमकी दे डाली है सर। ईरान ने से शानदार डील होगी या फिर हमला होगा। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा, युद्ध शुरू हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए। ईरान को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की मांग भी की है। तो ये इस वक्त जानकारी मिल रही है, ईरान के साथ डील नहीं तो महायुद्ध होगा। एक बड़ी खबर और इस बीच, दोहा पहुंचा ईरान का 3 सदस्यों वाला डेलीगेशन और दोहा में तैयार होगा यूएस ईरान समझौते का पूरा ड्राफ्ट।
14 पॉइंट्स रखे गए। 14 पॉइंट्स के फाइनल ड्राफ्ट की तैयारी में ईरान इस वक्त हॉर्मूज एनरिच्ड यूरेनियम फ्रीज पर बात संभव हो सकती है। समझौते पर सहमति बनी तो 60 दिन में फिर से बात होगी। दीवान साहब प्लीज कंप्लीट कीजिए। 14 पॉइंट्स का ड्राफ्ट जिक्र किया जा रहा है और डेलीगेशन पहुंच भी चुका है। हाँ, 14 पॉइंट तो वही लगते हैं जो पुराने 14 पॉइंट हैं। राइट। अभी तो उसका ड्राफ्ट देखा नहीं मैंने। और मैं आपको ये बता दूं एक चीज और, ईरान ने एक और चीज कही है, जैसे हमारी पीस डील होती है तो विद इन 30 डेज हम लोग हॉर्मुज खोल देंगे जी। मतलब बता रहे हैं कि हम एक डेडलाइन अपनी कमिटमेंट दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं ताकि प्रेशर आए भाई डील हो जाए। और मैं आपको बता रहा तो जो रिसर्च की बात है वो बंदर अब्बास के पास जो बोट्स, इंडियन नेवी में भी बोट्स थी 71 वॉर में यूज ओसाम क्लास, वो 4 मिसाइल होती है, मिसाइल लॉन्चर 4 होते हैं, उसमें वो 25-30 नॉट में जाती हैं, हाई स्पीड में जाती हैं। तो वो तो मतलब देखिए वेपन के अंदर होता है कि जैसे कुत्ता होता है बाइट वर्सेस बार्क, बाइट वर्सेस बार्क, वैल्यू फॉर द बक। वो 4 मिसाइल उनके पास है तो हिटिंग पावर बहुत है। ये मतलब सीधा नहीं, पर ईरान की सीरियसनेस कितनी है? अभी 3 ही डेलीगेशन जैसे पाकिस्तान में पहुंचे थे वैसे ही कतर में पहुंचा दिए। नहीं वो तो ठीक है, अभी हर कोई अपना फायदा निकाल रहा है। वो जो माइंस ले कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि जब कल को पीस डील होती भी है तो वो कहेगा जी हमने तो माइंस निकालनी है, टाइम जाएगा। जब मैंने कल भी बात किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की माइंस भी कहीं फूट जाती है, नागालैंड में इधर उधर निकल आती है। तो इतनी ले कर रहे हैं वो, कल को जब 1 महीना उनके हाथ में रहे कि हम भाई खाली कर रहे हैं, इसको हम ठीक कर रहे हैं, तब तक हमारे कंट्रोल में, फिर 30 दिन हो गए, फिर बोला 15 दिन और लगेंगे। वो इसलिए बस माइंड नहीं कर ही रहे हैं वो, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस तो वहां विड्रॉ हो चुकी है। और सेकेंड चीज जो है उन्होंने एंटीशिप मिसाइल बैटरी नहीं हिट हुई है, हिट सैम बैटरी हुई है, सरफेस टू एयर मिसाइल बंदरबाज के पास। तो सवाल ये एनीवे वो बड़ी माइनर डिटेल्स है, कोई बड़ी भारी बात इसमें नहीं है, पर इसमें कितनी कैजुअलिटीज रिपोर्टेड नहीं है। पर ये भी कोई ये शो स्टॉपर नहीं है, ये छुटपुट चीज हो जाना शो स्टॉपर नहीं। जैसे लोग लड़ाई कर रहे हैं बीच में डिसएंगेज हो गए, फिर किसी ने पत्थर मार दिया उस पर, इस टाइप की बातें को बड़ी, इससे टूटेगा कुछ नहीं। अभी टूटने का खाली बात यही लगा रहा है, इजराइल चाहता नहीं किसी सूरत में काम हो, सऊदी बाकी कंट्री गल्फ कंट्री चाहती है भाई सुलझ जाए मामला। तो ये कहां तक पहुंचेगा देखना पड़ेगा। सुलझता है नहीं सुलझता है, क्योंकि अब तो डेलीगेशन पहुंच चुका है और चंद घंटों की बात है, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। वो 14 पॉइंट्स कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, इजराइल के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए, कैसे शांति की राह उन 14 पॉइंट से जिस ड्राफ्ट की बात हो रही है उससे निकल कर आता है। आप सभी का कनेक्ट होने के लिए शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था। इंडिया डेली पर ये लगातार मेगा कवरेज जारी है। इसके साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।